ना तरंग है, ना गति है, ना दबाव है। तो तरंग, गति, दबाव, ये तीनों हमको इकाइयों और इकाइयों के बीच में दिखता है, व्यापक और इकाइयों के बीच में हमको नहीं दिखता। तो और इसलिए आकर्षण जो है वो इकाइयों इकाइयों के बीच में होने वाला फिनोमेना है। शून्य आकर्षण जो है वो है जब कोई इकाई भारमुक्त हो जाती है। इसमें जीवन को भी शून्य आकर्षण को कहा और ग्रहगोल को भी शून्य आकर्षण में कहा। अभी ये टॉपिक्स ओपन अप ही हुए हैं, पर जो इकाई और व्यापक का संबंध है उसमें काफी कोर कॉन्सेप्ट इसमें आ गए हैं। तो सचिन भाई जो आपने कहा उसको अगर हम देखें, व्यापक में संपृक्त होने से हर इकाई में ये मूल चेष्टा है, इसको बार बार हम मूल चेष्टा कहते हैं, कि वो व्यवस्थित होना चाहती है। व्यवस्थित होना चाहती है उसमें दो है, वो स्वयं में व्यवस्थित होना चाहती है और परस्परता में व्यवस्थित होना चाहती है। और ये दोनों पैरेलल है, ऐसा नहीं कि एक अपने अंदर होगा फिर बाहर होगा। सारी इकाइयों में अस्तित्व में कहीं भी जाएं हम, वही हमको दिखेगा। और उसका व्यवस्थित होने का तरीका अलग रहेगा, पत्थर का अलग रहेगा, पौधे का अलग रहेगा, उसमें उसका इकाईत्व, उसकी मौलिकता आएगी, उसके लार्जर ऑर्डर में भागीदारी आएगी। बस मानव व जीवन है जो समझ के व्यवस्थित होता है। ये हमारा एक कोर सूत्र हम लोग भी दर्शन में देख रहे हैं। जी ठीक है सचिन भैया। सुमन दीदी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगला प्रश्न भी छोटा सा है और वो भी जी व्यापक जी वाला है, तो अगर हाँ उसको भी साथ में पढ़ लें तो कुछ होगा, तो इकट्ठे भी बात हो सकती है। जी भैया, मैं पढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न है, सत्ता में अनंत इकाइयां डूबी घिरी भीगी हैं, ऐसा आपने कहा, तो वे परस्परता में भी अनंत कोणों से प्रकाशित होती हैं, इसको स्पष्ट कर। भैया आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। तो उत्तर दिया है बाबा जी ने, इसमें एक सूत्र लिखा है, प्रत्येक एक अपने में अनंत कोण संपन्न है। अनंत कोण किसी न किसी दिशा में सीधी रेखा में जाता है और उस सीधी रेखा में वो वस्तु प्रतिबिंबित रहती ही है। कोण जो है कहीं न कहीं जाकर किसी वस्तु पर ही टिकता है। सामने एक वस्तु दिखते तक वो कोण जाता ही रहेगा, तो जहां वस्तु मिलेगा उसी के ऊपर वस्तु प्रतिबिंबित रहता है। इस ढंग से वस्तु प्रकाशमान है, ये बात का प्रमाण होता है। वस्तु प्रकाशित है, इस प्रमाण के साथ हर वस्तु में प्रकाश समाया हुआ है। इस ढंग से प्रत्येक एक में अनंत कोण समाई हुई स्पष्ट होती है। वो प्रकाशमानता के अर्थ में ही है। आपका प्रतिबिंब मेरे ऊपर होने के फलस्वरूप आपका प्रकाशमानता हमको समझ में आती है। जी भैया, अगर साथियों के प्रश्न हैं और कुछ जिज्ञासा बनी है इसमें, इस प्रश्न में, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भी और पिछले वाले में भी, मतलब पिछले वाले में भी, हाँ जी। दोनों व्यापक से रिलेटेड है। हाँ, तो व्यापक के बारे में इसमें कुछ अगर जिज्ञासा है तो दोनों प्रश्न में आप ले सकते हैं उसको। अंकित भैया और संजीव भैया, इसमें एक जो है ये कह रहे हैं कि प्रत्येक एक है ना अपने में अनंत कोण संपन्न है। कोण मतलब ये रे की बात कर रहे हैं, तभी तो हम प्रतिबिंबित होकर के रे वापस आती है, ऐसा कुछ है। तो इनको थोड़ा एक बार इस सेंटेंस को स्पष्ट कर दीजिए। भैया ये पूरा ही आंसर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। संजीव आप रखेंगे? मुझे आइडिया नहीं कि कितना प्रतिबिंब में बात हुई अभी आप। नहीं, बात तो नहीं हुई भैया, ये पहली बार ही हो रही है, आप थोड़ा रखिए। जी जी, तो एक चीज है कि हम अगर तो कोण किसको कहते हैं, तो कोई भी बिंदु है तो बिंदु के तरफ जो सारी जो उसकी सारी और जो फैलाई हुई रेखा रहती है उसको कोण कहते हैं। आई थिंक कोण का इंग्लिश में शायद वर्ड एंगल भी होगा। हाँ जी। तो एक प्रतिबिंबन के कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, उसके बाद इस पे हम आगे आएंगे, ये और आगे आएगा ही कि हर इकाई अपने में प्रकाशमान, एक बाबूजी वर्ड यूज करते हैं। प्रकाशमान मतलब क्या होता है? अभी हम प्रकाश को यूज करते हैं लाइट से, कि आंखों की सीमा में दिखने से आता है तो उसको हम प्रकाशमानता कहते हैं। अच्छा, अगर कुछ चीज मेरे को आंखों से नहीं दिख रहा, जैसे किसी चीज का स्वभाव या किसी चीज का धर्म, पर मेरे को समझ तो आता है, तो मेरे को वो समझ में आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? वो इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इकाई प्रकाशमान है। प्रकाशमान मतलब वो ऐसी स्थिति में जिसको उसको समझा जा सकता है। तो समझ की सीमा में भी कुछ इकाइयों का आना, प्रकाशमानता का शब्द, प्रकाशमानता को एक्सप्लेनेशन है, वो सिर्फ आंखों की सीमा समझ में आने को नहीं कहा। कोई हर इकाई समझी भी जा सकती है, इसलिए वो प्रकाशमान है। क्यों समझी जा सकती है?
क्योंकि हर हम सत्ता में संपृक्त हैं, तो हर इकाई को हम समझ सकते हैं। जो हमारे अंदर साक्षात्कार ये चिंतन, चित्त, बुद्धि और आत्मा की जो क्रियाएं हैं वो सूक्ष्म वास्तविकताओं को भी पढ़ सकती है, उनको समझ सकती है। तो प्रकाशमान का मतलब हुआ कोई इकाई, हर इकाई अस्तित्व में समझी जा सकती है। उसका रूप, उसका गुण आंखों की सीमा में, इंद्रियों के स्पर्श में आता है, पहचानने निर्वाह करने में आता है, स्वभाव और धर्म समझ में आ सकता है। इसलिए हम हर इकाई को समझ सकते हैं। इसको कहा हर इकाई प्रकाशमान है। वो अपने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के साथ प्रस्तुत है, और हम कुछ अपनी सूक्ष्म क्रियाओं से और कुछ अपनी स्थूल क्रियाओं से हम उसको समझ पाते हैं। और ये प्रकाशमानता कैसे समझते हैं कि हर इकाई दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म व्यापक में रहते हुए मैं एक वो प्रतिबिंबन एक कॉन्सेप्ट है दर्शन में जिसको यूज किया है कि जैसे मैं कंप्यूटर को इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर का रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ा हुआ है ना। तो जिस रूप का भी रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ा रहता है मैं उसको देख पाता हूँ। अस्तित्व में हर एक इकाई का जो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है उसका रिफ्लेक्शन आसपास की इकाई में पड़ा रहता है। आंख की एक सीमा में जो रिफ्लेक्शन आते हैं उसको हम देख पाते हैं। जीवन रिफ्लेक्शंस को, प्रतिबिंबन को पढ़ पाता है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को पढ़ पाता है, स्वभाव धर्म को स्पेशली, इसलिए उसमें समझने की ताकत रहती है। तो इसके सूत्र में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि व्यापक में सब इकाइयां संपृक्त हैं, उसके होने से व्यापक पारदर्शी है और एक दूसरे के साथ पहचाना निर्वाह करने में व्यापक कोई बाधा डालता नहीं है, और हर इकाई प्रकाशमान है यानी समझने योग्य है और अपने आचरण के साथ प्रस्तुत है, और जीवन उसको कुछ भाग उसका अपनी इंद्रियों के साथ देख सकता है और बहुत बड़ा भाग वो अपनी सूक्ष्म क्रियाएं जैसे साक्षात्कार, बोध और अनुभव के साथ वो उनको, उनके स्वभाव और धर्म को वो समझ सकता है। और इकाइयां प्रकाशमान है और उनका प्रतिबिंबन है, इसलिए हम उसको प्रतिबिंबन को पढ़ पाते हैं और उसको हम समझ पाते हैं। पढ़ पाते हैं मतलब उसको समझ पाते हैं। तो जो इसमें जो आया है कि जो प्रश्न ये था कि सत्ता में अनंत इकाइयां डूबी, घिरी और भीगी हैं और परस्परता में अनंत कोणों से प्रकाशित होती है, इसको स्पष्ट कर दीजिए। तो इसमें यही है कि अनंत कोण मतलब इकाई का जो प्रतिबिंबन है वो हर तरफ है, वो सारी ओर है, मतलब उसके ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, वो हर दिशा में उसका प्रतिबिंबन है। और जहां भी इकाइयां हैं उसके ऊपर उसका वो प्रतिबिंबन वहां पड़ता है। ये उसका यहाँ पे ये सार है। मैं इतनी बात अभी रख देता हूँ, उसको फिर थोड़ा और आगे फिर हम आगे करेंगे। संजीव में कुछ और जोड़ना चाहेंगे अब इसमें? बस छोटा सा एक पॉइंट था, वो जैसे रिक्वेस्ट आई थी कि पूरा पैराग्राफ में जो है उसको कर ले। तो ये जो प्रकाश मानता है ये इसमें मतलब इसी आंसर में व्यापक की पारदर्शिता की तरफ भी इशारा किया जाता है, किया जा रहा है कि कोण जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर ही टिकता है। तो जो अंकित भाई भी कह रहे हैं कि प्रकाशमानता है, तो एक वस्तु जो है वो उसकी प्रकाशमानता चारों तरफ जा रही है। वो कहाँ तक जा रही है? जब तक वो कोई और वस्तु पे जाके टिकती नहीं है ना। फिर उस, जैसे कि मैं हूं तो मुझे मेरी प्रकाशमानता मेरे शरीर की प्रकाशमानता इस दीवार तक है जो मेरे सामने है। उस दीवार के आगे जो है वो तो दीवार का जो है वो मतलब उसमें वहां पर जाके वो टिका। तो इस तरह से जो है मैं इसको मतलब देख पा रहा हूँ कि अगर हम भी देखें तो अस्तित्व में इस तरह से हमको दिखता है। तो यहाँ से दीवार तक क्यों जा पा रहा है? व्यापक की वजह से, ये जो है यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। उमाशंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? हाँ मैम, कुछ तो अंकित भैया से थोड़ा सा और संदीप भैया से, तो उस दिन एक दिन साक्षात्कार की बात हुई थी। तो साक्षात्कार जो है एक्चुअली जब हम किसी चीज़ की साक्षात्कार करते हैं तो वास्तव में मैं उनका चित्रण करता हूँ। अगर चित्रण करता हूँ तो फिर साक्षात्कार क्या है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हम चित्रण ही कर पाते किसी चीज़ का, और जो चित्रण में नहीं आता है तो वो आता ही नहीं है, ऐसा मैं देख पाता हूँ। तो अंकित भैया और संजीव भैया दोनों से आग्रह है कि इनमें थोड़ा सा, जैसे मैंने पानी का, मान लीजिए पानी एक शब्द है, जब उनको मैं देखने गया अर्थ के रूप में तो पानी मिला तो पानी का चित्रण भी हुआ दिमाग में, है ना। और उनको मैंने देखा जा करके तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ये समझ वाली बात है ना, समझ वाली बात। तो
यहाँ तक इनको मैं साक्षात्कार बोलूं या चित्रण बोलूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमको साक्षात्कार और चित्रण में। तो अंकित भैया, भैया अगर मैं आपको कहूं कि मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पे एक पहाड़ था जो उल्टा लटका हुआ था, और पेड़ उल्टे चल रहे थे, पेड़ उल्टे मतलब आसमान से नीचे आ रहे थे, और गाय पेड़ों की जड़ों पे कूद रही थी। तो जब मैं आपको ये बोलता हूँ, इसका चित्रण होता है कि नहीं होता भैया? चित्रण होता है। पर क्या इसका साक्षात्कार होगा? तो इसका साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि चित्रण में मान्यताएं भी आ सकती हैं, साक्षात्कार में सिर्फ वास्तविकता आती है। तो वे एक भाग ये वाला स्पष्ट करते हैं। दूसरा, चित्रण में भैया रूप और कुछ गुण का भाग आता है। साक्षात्कार में रूप और गुण का भैया फिर हम स्वभाव को देखना समझना शुरू करते हैं। तो भैया चित्रण भैया साक्षात्कार का एक भाग है। साक्षात्कार जिस चीज का हो सकता है उससे एक छोटे भाग का ही हम चित्रण कर पाते हैं। तो चित्रण भैया मान्यताओं का भी हो सकता है, चित्रण भ्रमित भी हो सकते हैं, साक्षात्कार सिर्फ वास्तविकताओं का होता है। तो भैया एक ये वाला भाग हमको स्पष्ट हो जाए कि हम साक्षात्कार का शब्द का प्रयोग कब करेंगे और चित्रण का प्रयोग कब करेंगे। तो चित्रण मेरे भ्रमित हो सकती हैं, काल्पनिक हो सकती हैं, अस्तित्व असहज भी हो सकती हैं। साक्षात्कार सिर्फ वास्तविकता का होता है। किसी चीज के रूप को देख पाना, उसको हम कह सकते हैं आंख से साक्षात्कार करना, पर उस इकाई का रूप गुण और स्वभाव की समझ बनना, उसकी यथार्थता को देख पाना, उसके प्रयोजन को देख पाना, दर्शन में साक्षात्कार उसके प्रयोजन को देख पाने को कहा गया, उसकी मौलिकता को देख पाने को कहा है, जिसमें सिर्फ उसका स्थूल भाग नहीं है, उसका सूक्ष्म भाग है। तो ये दो शब्द हमारे स्पष्ट हो जाएंगे। अभी भैया चित्रण में मेरी बाहर से चित्रण मुझे आ रही है, कंडीशनिंग आ रही है, मीडिया से आ रही है, पेरेंट्स से आ रही है, मुझे कुछ किसी ने बोला, तो मेरी जो चाहना है, मेरी इच्छा है, वो सारी चित्र मेरे इससे बन रही है कि लाल गाड़ी क्यों लेनी है, काला शर्ट क्यों होना चाहिए, इंजीनियर क्यों बनना है, टीचर क्यों बनना है, ये सब चित्रण बन रहे हैं हमारे, ये सब बाहर को देख के बन रहे हैं। साक्षात्कार जब होना शुरू करता है तब हमारे चित्रण साक्षात्कार से अस्तित्व सहज बनते हैं, तब हमको अपनी मूल चाहनाएं स्पष्ट हो जाती हैं, तब संबंध में भी तृप्ति क्या है, न्याय क्या है, ये अभी हम बाहर से ले रहे हैं। तब हमको मूल्य जब स्पष्ट होते हैं साक्षात्कार में कि मूल्य क्या है, उनका हमको उनका मूल्यों का साक्षात्कार एक बड़ा भाग है साक्षात्कार क्रिया का। तब विश्वास सम्मान मुझे स्थिरता में समझ में आती है। तो तब मेरा जो चित्रण बनता है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसे जीना है, वो उन मूल्यों के आधार पर बनता है। अभी मेरा चित्रण बहुत बना हुआ है शिष्टाचार के आधार पर या फिर अच्छा लगने के आधार पर, वहां अच्छे होने के आधार पर बनता है। तो चित्रण अभी भ्रमित का है। जब साक्षात्कार अनुभव बोध हो जाएगा तो वास्तविकता सहज, अस्तित्व सहज वास्तविकताओं के आधार पर मेरा चित्रण हो जाएगा। तो फिर मेरे अंदर चित्रण बनेगा, क्यों जीना है, कैसे जीना है, कैसे घर सजाना है, कैसे स्कूल बनाना है, कैसे शिक्षा बनानी है, वो और मेरा अस्तित्व सहज हो जाएगा भैया। ये दोनों शब्दों का भैया वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया भैया जी, समझ में भी आया। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन इसी से थोड़ा रिलेटेड है कि क्या मैं साक्षात्कार जब मैं कर लेता हूँ तो क्या मेरी कल्पना खत्म हो जाती है? क्योंकि आपने बोला अभी कि कोई भी साक्षात्कार करता हूँ मैं किसी चीज का तो वास्तविक रूप में हमको आता है, वास्तविक का ही साक्षात्कार होता है, वास्तव में होता ही साक्षात्कार वास्तविकता का होता है, तो जो है वही दिखेगा। तो क्या मैं जो चित्रण करता हूँ चित्रण तक ही मेरी कल्पना है या उससे आगे भी है कल्पना? ये कल्पना है कि जो चित्रण में आया उसको मैं जीने में कैसे लाऊं, ये कल्पनाशीलता है। तो मेरे अंदर इच्छा है कि मैं अच्छी शिक्षा करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, या मैं उपयोगी हो जाऊं, ये हमारी इच्छा है। इस इच्छा का हमारे अंदर एक चित्रण बनता है। अच्छा, उपयोगी मतलब होना है, अगर मैं मानता हूँ कि सब कुछ सुविधा है तो इच्छा का चित्रण होता है। मेरी इच्छा है कि मैं सबको खुश रखूं, और अगर लगता है कि सब मिठाई खाने से खुश होते हैं तो मेरी कल्पनाशीलता सबको मिठाई लाने में और सबको देने में नियोजित हो जाती है। अगर मेरी कल्पनाशीलता है कि नहीं, भाव से व्यक्ति मेरे समझ में कि भाव से व्यक्ति स्थिर होता है, तो मेरी कल्पनाशीलता उस तरह हो जाती है। तो जो हमारी इच्छा बनती है, कल्पनाशीलता हमारी इच्छा को विचार तुलन में फैला के उसका चयन आस्वादन में लग जाती है। तो कल्पनाशीलता भी हमारा नेचुरल प्रोसेस है। कल्पनाशीलता समझ को नहीं कह रहे हैं, जो समझे उसको जीने में प्रमाणित कर सके उसको कल्पनाशीलता कह रहे हैं। तो साक्षात्कार से कल्पनाशीलता को इनपुट मिलेगा, साक्षात्कार बोध अनुभव से कल्पनाशीलता को इनपुट मिलेगा, वो फिर सही के रूप में नियोजित हो जाती है, और उसमें जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि अभी हम अस्तित्व सहज हम बात कर रहे हैं।
अगर हमारी कल्पनाशीलता में कुछ भ्रमित कल्पनाएं रहती हैं वो पूरी हो नहीं पाती। जैसे मैंने माना कि मैंने आपको एक बार चाय पिलाई, आपका गुस्सा ठंडा हो गया, अब मैं हर बार करूंगा वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने कोई व्यवहार के एक नियम को मिस कर दिया कि एक बार हो गया था, बार बार नहीं हो रहा है। पर जब ये दिख जाता है कि भाव भाव से ठीक होगा, मेरा सम्मान आपकी तरफ बना रहता है, तो फिर चाय पिला के आपका शरीर शांत हो जाएगा पर मेरा भाव बना रहेगा, तो हमारा सम्मान ठीक रहेगा। तो फिर कल्पनाशीलता मेरी इस ओर नियोजित हो जाती है। बहुत बढ़िया अंकित भैया, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मेरा चित्रण तक ही कल्पनाशीलता रहता है, उससे आगे कल्पनाशीलता है नहीं। मैंने कल्पनाशीलता का रेंज मैं जानना चाहता था कि मन से लेकर के चित्रण तक, चित्रण जो हमारी गति है वहां तक मैं जाता हूं, तो वहीं तक कल्पनाशीलता है, उसके बाद कल्पनाशीलता की रोल खत्म हो जाती। मैं इतना ही जानना चाहता था। हाँ, बहुत अच्छा से स्पष्ट कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दर्शन में 4.5 क्रिया को कल्पनाशीलता बोला भैया। इच्छा जो अपनी मन है, और वे वृत्ति में हमारा जो विश्लेषण है, और आधा तुलन, प्रिय हित लाभ और चित्रण क्रिया, इसको कल्पनाशीलता कहा गया। बहुत बहुत गणितीय भाषा में बोलते तो हमको जल्दी समझ में आता है। बहुत अच्छा, बहुत ठीक बढ़िया। आपके क्वेश्चन का। ठीक जी अंकित भैया, इसी क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है वो थोड़ा और एक बार बता दीजिए। ये वाला, आपका प्रतिबिंब मेरे ऊपर होने के फलस्वरूप आपका प्रकाश मानता हमको समझ में आता है। जी ये वाला दीदी। जी हाँ जी हाँ जी, इसका यही है कि किसी का प्रकाश मानता समझ में आना कि उस व्यक्ति की जो वास्तविकता है, उसका जो होनापन है और रहनापन है, दोनों देख पाना। तो प्रकाशमानता मतलब हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ प्रकाशमान है। रूप गुण स्वभाव धर्म हर इकाई में है और इसको बाकी इकाइयां समझ पाती हैं, ये कहा उस इकाई की प्रकाशमानता है ना, उस इकाई का होनापन रहनापन, इसलिए इंटरेक्शन हो पा रहा है उस इकाइयों का, उसका पहचाना निर्वाह करना हो पा रहा है। और इसका प्रतिबिंबन है, इसका रिफ्लेक्शन है। तो रूप का भी अपना एक प्रतिबिंबन होता है, गुण का भी होता है, स्वभाव का भी होता है, धर्म का भी होता है। तो आपके अंदर जो भाव हैं, आपके अंदर जो विचार हैं, आप जैसे दिखते हैं, आंख से मुझे आपका रूप दिखाई देता है, बाकी आपका भाव विचार आचरण का प्रभाव तो मुझ पर पड़ता ही है, हम उसको प्रतिबिंबन कह रहे हैं। आप प्रकाशमान है इसलिए प्रतिबिंबन है। तो यही है कि आपका प्रतिबिंब मेरे होने के फलस्वरूप आपका प्रकाशमानता हमको समझ में आता है। तो प्रकाशमानता है, उसका प्रतिबिंब मुझ पर पड़ा हुआ है और मैं उसको समझ सकता हूँ, तो मुझे आप भी समझ में आते हैं। तो यही बात है भैया। कई बार ये होता है कि एक एंटिटी की हमें 4 आयामों में से 2 आयामी रूप गुण का ही ज्यादा पता चल पाता है, स्वभाव धर्म का एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता, चाहे वो प्रतिबिंब हम पे पड़ भी रहा है उसका। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई प्रकाश मानता तब तक पूरी तरह से नहीं समझ आएगी ना, अगर 2 चीजें हम उसकी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक है जी। इसलिए वही कि हमारा ध्यान कहाँ पे है, तो इसलिए हमने कहा कि दर्शन में 2 विधियां हैं समझने की। एक है दृष्टि गोचर विधि, एक है ज्ञान गोचर विधि। दृष्टि गोचर विधि मतलब जो भी मुझे सेंसेस से इनपुट मिलता है, मैं उसी से चीजों को समझता हूँ। तो रूप और गुण का काफी सारा भाग सेंसेस में, इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। किसी व्यक्ति को जब मैं समझने चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ सेंसरी इनपुट से उसको समझता हूँ, तो बहुत सारा व्यक्ति का भाग मुझे समझ में नहीं आ पाता है। पर हमको दिखता है कि सेंसरी इनपुट के आगे भी उस व्यक्ति का भाव, उसका विचार, और सिर्फ आंख से दिखता है वो भी नहीं, जो हमारी समझ बनती है उस व्यक्ति की, या हमारी समझ जो लाइफ की बनती है, और हम व्यक्ति को समझना शुरू करते हैं, उसके अंदर की स्थिति को पहचानते हैं। कोई बहुत अपने अंदर अशांत है, तो उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं, हमको उसका भाव थोड़ा सा या अभाव उसका हमको स्पष्ट होता है। तो आपने जो कहा वो इसलिए अभी है बिकॉज अभी हमने बहुत सारा ध्यान सेंसरी इनपुट को, या फिर जो प्रत्यक्ष या जो आंख से स्पष्ट होता है उसी को हमने दिया है। ज्ञान गोचर विधि है, जैसे थोड़ी गहरी वास्तविकताओं की तरफ ध्यान जाता है, जैसे जैसे हम वहां से भी व्यक्तियों को थोड़ा, तो अभी हम ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं, जैसे हम सिर्फ व्यक्ति का बाहर वाला भाग नहीं देख रहे होते, पर जितना हम अंदर अपने अंदर भी अपने भीतर और अपनी सूक्ष्म क्रियाओं को देख पाते हैं, उतना हम किसी और को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई लोग लोगों को सिर्फ उनके हैबिट्स के लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं, कई लोग लोगों को उनके विचार के लेवल पे भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, कई लोग उस व्यक्ति के और अंदर उसकी इच्छाओं के लेवल पे भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। जितना हमारा अपना ऑब्जर्वेशन डीपन होता है, उतना हमारा किसी और का भी ऑब्जर्वेशन डीपन होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये है कि ये रूप और गुण से आगे हम अपने अंदर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो दूसरे का भी हमको वो, और बाकी एंटिटीज का भी अपने आप ही वो आना शुरू हो जाता है। इसलिए दर्शन में बहुत सारी बात रूप और गुण की कम है, स्वभाव और धर्म की ज्यादा है।
बिकॉज रूप और गुण का कुछ भाग तो विज्ञान ने भी साइंस से तो एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट द मिसिंग गैप बाबा जी इज सेइंग इज दैट स्वभाव और धर्म स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए प्लास्टिक इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि यूजफुल है पर वो धरती की व्यवस्था में वो ठीक नहीं है, कि कहीं ना कहीं हम उसके स्वभाव और धर्म को समझ नहीं पाए, हम व्यवस्था को नहीं समझ पाए। तो अगर व्यवस्था समझ में आती है, जो विवेक का भाग है, जो ज्ञान का भाग है, तो विज्ञान भी सफल हो जाएगा। तो रूप और गुण को बनाए रखने के लिए स्वभाव और धर्म का समझना जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाते हैं। तो आपने जो कहा उसका मुझे यही लगता है कि जितना जितना अपने अंदर हम सूक्ष्म चीजों को ध्यान देना शुरू करें, ऑटोमेटिकली बाहर भी हमारा सूक्ष्मता की तरफ ध्यान चला जाता है। ठीक है दीदी? हाँ जी भैया, ये प्रतिबिंब मेरे ऊपर होने से भैया ये शॉर्ट टर्म का मतलब साथ रहना है या लॉन्ग टर्म में किसी इंसान से बात करने पर या उसकी किसी एंटिटी के बारे में जानने के लिए लॉन्ग टर्म उसके ऊपर वर्क करने के बाद की बात कही जा रही है या शॉर्ट टर्म की बात हो रही है यहाँ पे? प्रतिबिंब से कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ किसी का रूप गुण स्वभाव धर्म का एक कंटिन्यूस बना हुआ, उसको प्रतिबिंब है। उसका जो रूप वाला पार्ट है वो हमको उस वक्त दिखता है जब आंखों पे पड़ता है, पर व्यक्ति जो समझना होता है वो हमको, हम सामने रह नहीं रहे, हम उसको समझ सकते हैं जी, स्वभाव और धर्म के लेवल पर जी। तो प्रतिबिंब का एक पार्ट है जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में समझ में आता है, पर एक बड़ा पार्ट है जैसे हम अभी बैठ के मानव स्वभाव को क्यों समझ सकते हैं, हम तो इतने कम लोगों को मिले क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्वभाव और धर्म का मानव का है, और हमको लगता है कि एक मानव का स्वभाव ऐसे होगा तो सभी का होगा। ये प्रतिबिंबन से हम समझ पाते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठ के भी ज्ञान चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंबन को पढ़ पाना, सूक्ष्म चीजों को पढ़ पाना जीवन की इसमें काबिलियत है जी। थैंक यू भैया। टाइम हो गया सुमन दीदी, संजीव जी। हाँ जी जी भैया, टाइम तो हो गया, तो समापन की ओर चले भैया। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। कल मिलते हैं। बिल्कुल, कल मिलते हैं, और अगर प्रश्न बने तो आप लिख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं और फिर कल पूछ सकते हैं शुरुआत में। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सभी को नहीं, धन्यवाद। सुमन दीदी जी कल तो टीडीसी का शायद हाँ, कल नहीं हो पाएगा। हाँ, कल टीडीसी क्योंकि कल सेशन फिर नहीं है। परेशान हो जाएंगे। हाँ, कल तो मतलब टाइम नहीं रहेगा, 9:30 स्टार्ट होता है तो काफी लंबा चलता है, तो कल भैया कल के लिए तो नहीं हो पाएगा, तो सभी ठीक है, परसों मिलते हैं, परसों मिलते हैं। ग्रुप में कई साथी आज नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ग्रुप में अभी डाल दीजिए, सबको पहले से ही पता चल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। बहुत धन्यवाद भैया सभी को। Thank you very much.